बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जब भी किसी भी माशरे में खबरें और प्रोपोगंडे में फ़र्क ख़त्म हो जाए तो माशरा सच से महरूम हो जाता है। लिहाजा सच की एक ताकत अपनी जगह। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून ना हो, आइन की हुक्मरानी ना हो, शख्सियात आइन और कानून पर भारी हो जाए, उस मुल्क की तरक्की रुक जाती है। ना दूसरी तरफ पाकिस्तान खुसूसन KPK में सैलाब बहुत खौफनाक आया जिसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। और पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी और दीगर भी खदशात जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आफात से महफूज रखे। वैसे ही पाकिस्तान में ज़ाती दुश्मनियों पर एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने की रेस लगी हुई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ IPP जो आपकी जेबों से डाके मारती है, जिन्होंने सिर्फ कुछ अरसे में सिर्फ 110 अरब रुपया लगा के अवाम की जेबों से 618 अरब रुपए निकाल लिए, बड़ी बदकिस्मती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बेपनाह खबरें हैं। कोई सितंबर को सितमगर कह रहा है, कोई कह रहा है नवंबर में तब्दीली होगी, कोई कह रहा है हुकूमत में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। जो आज से 1.5-2 साल पहले हालात थे वो नहीं रहे, लेकिन इसका तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, मैं अक्सर हस्पतालों में जाता हूं और ये मेरी आदत अरसा दराज से है कि आम शहरियों के साथ क्या सलूक होता है। जो पंजाब में करप्शन के किस्से तो जबान ज़दे आम हैं। इंसानी हकूक की पामाली की इतने किस्से हैं कि मैं कई साल लग जाए शायद बयान ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की खबरें, नहायत सीनियर तरीन मुस्लिम लीग नून के 3 अहम लोगों ने इसका खदशा जाहिर किया। हाँ, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं क्योंकि हमें हुकूमत चलाई नहीं दी जा रही। हुकूमत दी गई है लेकिन देने वालों ने अख्तियार नहीं दिए। ये तो अब शहबाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि हुकूमत लेने से पहले अख्तियार नहीं लिए थे। और क्या वजह है कि नवाज शरीफ, जिसे ख्वाजा आसफ के मुताबिक कमर जवेद बाजवा साहब ने बाहर भेजा था, इमरान खान की हुकूमत और अदलिया ने नहीं, उन्हें वजीर आजम की बजाय शहबाज शरीफ को क्यों बनाना पड़ा और नवाज शरीफ ये गम क्यों नहीं भूल रहे। दूसरी तरफ बद तगमे तो बहुत दिए गए, दे हुकूमत, ये उनका हक है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। मुझे एक दुख है, एक तकलीफ है। 2 बंदों को तमगे जरूर मिलने चाहिए थे। एक सिकंदर सुल्तान राजा या सिकंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें लाजमी मिलना चाहिए था क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के 78 साल सियासत में एक दाग है। इस 78 साल सियासत में कई वजीर आजम, कई मार्शल आए और गए, लेकिन जो दास्तानें अब रकम हो रही हैं, इसे मौरख जब लिखेगा, आंसुओं से, आंखों से पानी गिरना रुक नहीं सकेगा। मुमकिन नहीं अगर वो हकायक बगैर किसी खौफ और लालच के लिखे। दूसरी तरफ नाजरीन, इन्हें फाइज ईसा को नहीं दिया गया, जिन्होंने एक सियासी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से इंतहाबी निशान छीना। हाँ, ये खबर 15 अगस्त को शाया हुई कि 8 फरवरी 2024 के बदतरीन इलेक्शन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गालबन पिछले साल नवंबर में जो प्रेस रिलीज 15 अगस्त को हुई कि उसे सुल्तान सिकंदर राजा को क्लीन चिट दे दी। ये उस अवार्ड से भी बहुत बड़ा है। अगर 8 फरवरी के इलेक्शन को कोई जायज कहता है तो फिर समझ लें कि गलेल से F-16 गिराया जा सकता है। फिर समझ ले बगैर वीजे पे अमेरिका जाया जा सकता है। फिर समझ ले जमीन पे खड़ा शख्स आसमान को हाथ लगा सकता है। फिर ये समझ लें कि सूरज रात को निकल सकता है अगर वो इलेक्शन शफाफ है। फिर समझ ले चांद 14वीं रात का चांद सबसे बड़ा नहीं होता। चांद सिर्फ अमीरों के घरों से निकलता है, ताकतवरों के घर से निकलता है। उनकी ख्वाहिश क्या होती है? तालीम और सेहत, सैलाब, करप्शन, ये इस हुकूमत का तुरा इम्तियाज है। दूसरी तरफ बानी PTI इमरान खान ने जेल में तमाम ऑफरों को रिजेक्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं अदालतों से रिहा होऊंगा और जदोजहद करूंगा। 5 अगस्त और 13 अगस्त की रात को जिस तरह अवाम का जमे गफीर हर किस्म का जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी के बावजूद खौफ के बुत तोड़ के निकला, तो तमाम सर्वे बता रहे हैं आज भी अगर इलेक्शन हो तो अवाम का वजीर आजम बानी PTI कैदी नंबर 804 इमरान खान है, जबकि बज़ाहिर कागजों में
जिसे वजीर आजम कहा जाता है, उनका नाम शहबाज शरीफ है। उनकी साहब भतीजी मरियम नवाज साहब है, जो गालबन किसी गैर मुल्की दौरे पे गई हैं और माशाल्लाह वो बहुत गैर मुल्की दौरे करे हैं। काश वो पाकिस्तान के हस्पतालों का, स्कूलों का करप्शन के खात्मे में भी एफर्ट्स करे। डॉन टीवी में नहायत क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने का एक शॉर्ट सुने। मैं ज्यादा गुफ्तगू करने की बजाय आपको कुछ हकायक बताता हूं। उन्होंने एक हस्पताल की दास्तान सुना रहे हैं, ये आप अपने कानों से सुने, मेरी बात छोड़े। मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल जाना पड़ा, कुछ दिन पहले की बात है। वहां पर मेरा एक अजीज था, एडमिट था। लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ सर। आप यकीन माने, मैं हैरान रह गया। आई वॉज हाईली एस्टोनिश्ड कि जो वहां पर जो वार्ड है ना, जहाँ पर मेल फीमेल्स को रखा जाता है, हर बेड के ऊपर दो पेशेंट, और दोनों पेशेंट की सिचुएशन ये होती है कि किसी को कोई मुहलक बीमारी है और दूसरा अगर बिल्कुल नॉर्मल भी है तो वो भी बीमारी के दर्द में आ जाता है। तो इतनी खौफनाक हालात है कि बाकी जो पेशेंट है, जो नए पेशेंट आते हैं, वो वार्डों के बाहर खड़े होते हैं कि भाई कब हमारी बारी आए तो हमें वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाए। अब मसला सर ये है कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा सूबा है, उनके पास वसाइल भी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास ही होते हैं। सर ये मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर तो अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है कौन सा मेगा प्रोजेक्ट, वो आप सबको पता है। लेकिन सर ये जो लोगों की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो लोगों के लिए सबसे बड़ा एक हाई एक डिजास्टर किस्म की सिचुएशन होती है लोगों के लिए, कि जानवरों की तरह सामने पड़े हुए हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो सुबह जाके सर्विस हॉस्पिटल की मैन वुमेन वार्ड में जाके देख लें, हर बेड के ऊपर दो मरीज, और दोनों को अलग अलग बीमारियां, ठीक है। और वहां पर सर, और आगे सुने सर, आगे सुने, मेरा फोकस पंजाब पे नहीं कर रहा। यकीन है केपीसी में भी ऐसे हालात होंगे, मैं मानता हूँ, चीनी रेंज से भी पत्थर होंगे, लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि इनको किस बात की सर्टिफिकेट दी है, इनको किस बात के सर्वे दिए हैं। जाके जो अस्पतालों की हालत को देखें, मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर कोई जाते ही विजिट करने भी नहीं जाता। और सबसे खौफनाक बात क्या है, मैं आपको बताने लगा हूँ ताकि सारे पाकिस्तान सुने। खौफनाक बात यह है कि डॉक्टरों को डायरेक्शन दी गई है कि पेशेंट को 2 दिन से ज्यादा वार्ड में नहीं रखना, ठीक होता है तो हो जाए, नहीं तो इसको निकाल दो, क्योंकि बाकी लोग बाहर इंतजार। नाज़रीन, ये डॉन में वसतुल्लाह खान नहायत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। अगर कोई कहता है पंजाब में हस्पताल ठीक है, और मैं हस्पतालों में पिछले 20-25 सालों से एज ए जर्नलिस्ट से पहले भी जाके हालत लोगों की देखता था कि गरीब आदमी का क्या सलूक होता है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जनरल अस्पतालों, मेयो अस्पतालों, सर्विस हो, जना हो, जितने भी सरकारी हैं, इनकी तमाम वार्डों के सीसी कैमरे लगा दें और बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दें। बिल्लियां फिर रही होंगी, इंसानों से जानवर बदतर सलूक होगा। हकायक करने आप मीडिया को तो उधर कवरेज नहीं करने देते। कुछ वजीर भेस बदल के कैमरामैन लेके जाते हैं, लेकिन सीसी कैमरे लगा दें, बड़ी बड़ी स्क्रीनें हस्पतालों को बाहर लगा दें ताकि लोगों को हकीकत समझ आ जाए। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में पाकिस्तान को बनाया तो बड़ी मोहब्बत से था, लेकिन हमें आज तक बुनियादी हुकूक नहीं मिले जो कायदे आज़म ने कहा था। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ में बहुत सारे सवालात हैं। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं कि वो इमरान खान जेल में क्यों हैं? इमरान खान क्या कहते हैं? नजम सेठी साहब जो अहम हलकों के भी करीब हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम खान साहब के साथ एंगेज करना चाहते हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ, आप तो पपेट्स है। मैं तो जो मालिक है उनके साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक मालिक हूँ, वो भी एक मालिक, मैं अवाम का मालिक हूँ, आप सारी रियासत के मालिक है। तुसी कौन हो? रात को उठा के लाके वहां खड़ा कर। यानी कि मौजूदा हुक्मरान को नजम सेठी साहब के मुताबिक कि तुसी कौन हो, वैसे तुसी हो कौन? 20 सीटां दे बाद अगर वजीर आज़म बन जाओगे, ठीक है, साढ़े ते आ गए हो तुसी, असी माड़े हाँ, साढ़े ते तुसी आके हुक्मरानी कर ली। लेकिन इस सिलसिले में जो करप्शन की दास्तानें हैं, तरक्याती फंड में पैसे खाए जा रहे हैं, जो गरीबों की हक तलफी हो रही है, जो स्कूल नहीं है, जो पुरकशी शोधों पर चुन चुन के आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाले अवाम के पब्लिक सर्वेंट की बजाय खानदानों के ज़ाती गुलामों को तैनात किया गया है। उस वजह से मुल्क दिन ब दिन करप्शन की दलदल में, महंगाई की दलदल में, कर्जों की दलदल में, और गरीब आदमी सांस लेने की दलदल में फंसता जा रहा। और चंद खानदान ख्वाजा आसफ के मुताबिक पुर्तगाल, अली विर्क के जरिए अरबों रुपए खरबों की प्रॉपर्टी बना दी है। अब हसन नसार साहब क्या कहते हैं, साथ उनकी भी बात सुन लें, क्योंकि मैं आजकल खबरें देने के साथ साथ
थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूं कि मेरे भाई नाराज ना हो जाए। हुक्मरान बड़े अच्छे हुक्मरान हैं मियाँ साहब। शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद है मेरी आखिरी मुलाकात उनकी 2022 मार्च में हुई थी। अल्लाह उन और मरियम नवाज साहब के किस्से क्या हैं वो फिर कहानी सही। अब हसन नसार साहब क्या फरमाते हैं, अब नाज़रीन ये उनकी जुबानी सुने। हसन नसार सीनियर सहाफ़ी और चंदन मिले राना सनाउल्लाह के हवाले से बात की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए इमरान खान ने। तो मैंने कहा यार मेरा एक जमाने में उससे अच्छा ताल्लुक रहा है सनाउल्लाह से। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा मैं को मैनू पूछ लेंदा कि 70+ उस जैसा फिट बंदा है ही कोई नहीं। वो कोई एक खास बरादरी अपना नाम नहीं लेता उसका, उसके अंदर उनकी तरह वो खाबे नहीं पाड़ता। कमजोरियां हैं वो हर एक में होती है। अभी मैंने भुट्टो का दुख से जिक्र किया, लेकिन भुट्टो वही आदमी है जिसने कहा था कि आई एम द ओनली सेक्रेड काउ इन दिस कंट्री। अभी मैं कुछ देर पहले अतर सही बात करा कि पाकिस्तान में कोई बंदा बनाओ, अब बताओ मुझे बनिए पाकिस्तान के बाद जिसने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। मुझे क्रिकेट शेयर पसंद नहीं, हमेशा मैंने खुल के कहा है मुझे नहीं पसंद, लेकिन इस मुल्क की अक्सरियत को तो क्रेज है। पहला और आखिरी वर्ल्ड कप उसने शौकत खानम जैसे ताजमहल, ये और तरह की मोहब्बत के ताज, ये उसने 3 दिए, नवल यूनिवर्सिटी दी, 2 पार्टियों की मोनोपोली तोड़ ताड़ इनको अपनी औकात में। हसन नसार साहब कहते हैं 70 साल से ऊपर यानी कि इमरान हाबानी फिट है, जिसने वर्ल्ड कप दिया, जिसने शौकत खानम दिया। ये वो इमरान है जो आजकल जेल में है, जिसको उसकी बहनें अलीमा खान नौरीन को मिलने नहीं दिया जाता, सलमान अकरम उकला को मिलने नहीं दिया जाता, जिससे उसके पार्टी रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया। मैं उस इमरान खान की बात कर रहा हूं, मैं उस बानी पीटी इमरान खान की कैदी नंबर 804 की कर रहा हूं, जिसे अदालत के बार बार हुक्म के बावजूद नहीं किया जाता, जिसे बाहर ना आने की वजह से 26वीं तरमीम ला के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, जिसकी जमानतें ना होने वजह की 15वें नंबर या 16वें नंबर पर सरफराज रोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। अब ये हसन नसार साहब ने जो कहा 70 साल फिट तंदुरुस्ती एक नेमत है, 1000 नेमत है, तो लिहाजा कैसी नेमत है, आपने उनकी बात सुन ली। अब मैं नादरीन 1-2 और क्लिप सुनाता हूं आपको। पारस जहांजेब जो सुनो में प्रोग्राम करती थी, डॉक्टर शाहिद मसूद, मैंने उनके साथ काम किया है, एयरवाई में भी किया है और एक और टीवी में भी किया है। वो क्या एक प्रोग्राम में पारस जहांजेब के साथ कह रहे हैं, वो जरा सुने आप उनकी जुबानी। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गैबाना क्या। नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, तो अब वो सियासत से रिटायर हो गए हैं, बिल्कुल किसी ओहदे में इंटरेस्टेड नहीं है, सियासत छोड़ दी है, नाराज हैं। मियां साहब रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। तवक्कात में बेटी से वाबस्ता कर ली है सारी उन्होंने अब अपनी, फिर और आप हर्ट करना चाह रही हो उन्हें? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बेटी तवक्कात पूरे करेंगी या फिर नहीं, चचा की तवक्कात को अपने पूरे करेंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। असल तो बात ये है कि बहरहाल नून में से शीन तो निकला ही ना सर, लेकिन हर्ट क्यों? नून में से शीन भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला पंजाब, फिर भी हर्ट नहीं। मतलब घर के सारे लोग बैठ के जो है वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं और मैं कोने में बैठा हूँ कह रहा हूँ कि यार इसमें से एक मुझे भी भिजवा दो। मियां नवाज शरीफ हूँ, मियां नवाज शरीफ की जो पर्सनैलिटी हमने देखी हुई है, तो ये तो उसमें उन्होंने नहीं सोचा होगा। ये कुदरत अपने प्लान्स खुद लिखती है ना, तो ये जो प्लान्स हैं ये, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब उस शौक से बाहर देख तो देखें उनको। वो तो एक तो ये कि इलेक्शन हार गए, देखना जुर्म क्या हुआ है, एक तो इलेक्शन हार गए, दूसरा उनको बता दिया गया कि आप इलेक्शन हार गए। यानी ये तो कमाल किया ना। मतलब देखे ना, एक तो आप कहेंगे जाके मियां साहब नहीं खैर है आप जीते हुए हैं ना, वो एक है कि आपको बता दिया जाए कि मियां साहब आप इलेक्शन हार चुके हैं, ये बस आपने इधर ही रहना है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी। तो ये तो फिर एक अजीब सा हो गया ना इशू। और लाहौर पंजाब, तो मियां साहब उसमें अब जो है ना नून में से शीन, असल बात है कि नून में से शीन निकला है और शीन कितने दिन चलती है। आंखों के तारे को मौका मिल गया है ना। नहीं, आंखों का तारा देखें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं कि नून में से शीन निकल आई और नवाज शरीफ इलेक्शन हारे नहीं बल्कि उनको बता भी दिया गया। वो गालबन जवैया साहब थे जिन्हें मार पड़ी, उन्होंने हायर इरीगेशन में बड़े कमाल दिखाए। एडिशनल सेक्रेटरी इरीगेशन थे एडमन, उन्हें भी अवार्ड मिलना चाहिए था जो उनके हैं। और खुसूसन ख्वाजा आसफ के जो आरओ थे इकबाल संगड़ा साहब जो गिरफ्तार हुए, अब वो सुना उस केस पे मट्टी डाली जा रही है, अवार्ड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं कि वो हारे भी नहीं, उन्हें बता दिया गया। घर के सारे फर्द यानी कि नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब प्राइम टाइम शो करते हैं, उन्होंने कहा कि सारे बिरयानी खा रहे हैं और बंदा नुक्कर ते बैठा है। पंजाबी दी मसाक कहते हैं ना,
وہ چھڈ یار وہ دہی پیا کھانا ہے. لیکن بہرحال یہ تو بریانی کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب, میری کیا ضرورت کہ مزید اس پہ گفتگو کروں. لہذا ناظرین, خبریں بہت ہیں, بے پناہ ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا آج کل خبروں کے انبار ہیں. اب محمد مالک ایئر میں 10 بجے پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, جگر جان ہیں. وہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور ہائبرڈ نظام کے بارے میں. اب یہ ناظرین آپ نے ان کی زبانی سنے, میرے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میں اچھے وقت کا انتظار کروں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے نبی پاک صاحب کے اچھا وقت آئے گا جب تک تمام حقائق لائیں گے. فی الحال چھوٹے چھوٹے حقائق اور چٹکیاں دیکھیں. اب سنیں مالک صاحب کیا کہتے ہیں. بند خان صاحب سے خوف نہیں ہے, ان کو کھلے خان صاحب سے خوف ہے. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں نا تو جس کو کہتے ہیں نا کانٹ پٹ اے جینی بیک ان دا بوٹل, ایک بار آپ نے خان صاحب کو اندر کر دیا, 2 سال سے اندر ہے, جتنا سب اندر رکھیں گے یہ ایک ہی حلے میں رکھیں گے. اگر عمران خان ایک بار باہر آتے ہیں بڑا مشکل ہے, ول بی ورچولی امپاسبل ٹو پٹ ہم بیک ان. اور اگر وہ باہر آتے ہیں, اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ گورنمنٹ کی یا اس ہائبرڈ رجیم کی کیا ہے کہ عمران خان اندر ہے, انکمیونیکاٹو, نہ وہ بات جا سکتی ہے نہ ان کی بات آ سکتی ہے. آپ مجھے تو دیکھے 2 سال ہو گئے ہیں, مجھے آپ نے بھی دیکھے, ہمارے 2-4 رپورٹر ہیں بیچارے, وہی جاتے ہیں انہیں کو ایڈ وہ دیکھنے دیتے ہیں, وہی بات جتنی ہوتی ہے, بڑا فرق پڑتا ہے. محمد مالک کہتے ہیں کہ عمران خان کو اندر رکھا گیا ہے, ان کی 2 سال سے تصویر نہیں دیکھی. حکومت اس وقت تک ہے غالباً وہ موجودہ حکومت جو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایم کیو ایم پر مشتمل ہے, اور پی ٹی آئی اقتدار میں نہ ہو کے بھی عوام کا وزیر اعظم. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے, ہر سروے میں وہ پہلے آتے ہیں. اب جو میرے دوست محمد مالک نے کہا آپ نے وہ بھی سن لیا. اب اس سے پہلے خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن مزید خبروں کو بریک لگاتے ہیں کیونکہ ناظرین موسم خوشگوار نہیں ہے, گرچم کے ساتھ تیز آندھی کا ہے. ویسے بھی پاکستان میں طوفان آیا ہوا ہے اور میری دعا ہے کہ خداوند کریم پاکستان میں رحم کرے. سمینہ پاشا ہیں جنہیں جبری طور پر نوکری سے نکالا گیا, میں نے اور انہوں نے اکٹھے کام کیا. ایکس پہ غالباً سیاست.com پہ ان کی ایک تحریر ہے جو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. تحریک انصاف جب کوئی ٹرینڈ چلاتی ہے تو پھر ہر طرف آپ کو وہی نظر آتا ہے. قائد اعظم کے حق میں ایکس پر آج لاکھوں ٹویٹ ہو رہے ہیں. سمینہ پاشا, ہاں قائد اعظم کا 14 اگست پہ تصویر نہ لگانا, بینگ اے پاکستانی شہری اور جرنلسٹ مجھے بھی تکلیف ہے یار. جہاں اتنی تصویریں لگائی تھی آپ نے موجودہ حکمرانوں کا جن کا پاکستان بنانے سے دور تک کا رشتہ کوئی نہیں تھا, ایک قائد اعظم کی بھی لگا دیتے. قائد تو پورے پاکستان کا تھا, جو گزر گئے پاکستانی ان کا بھی, ہماری آنے والی نسلوں پر بھی قائد اعظم کا احسان تھا. ان کی تصویر کو نظر انداز کرنا شاید مناسب نہیں. حکومت ہو سکے تو اس کو سوچے, نہیں سوچنا تو نہ سے احسانوں کی ہے. اچھا, دوسری طرف آئی پی بھی کس طرح تھوک لگا رہے ہیں, آپ کی جیبوں پہ ڈاکے مار رہے ہیں. عدنان عادل نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا تمینہ ہے کہ بجلی کے کارخانے لگانے والے, عدنان عادل نے اسے اے بی سی اردو نیوز نے لکھا ہے, ان کا تمینہ ہے کہ بجلی کے کارخانے لگانے والی کمپنیاں آئی پی پیز نے 110 ارب روپے ابتدائی سرمایہ کاری کے بدلے 618 ارب روپے کا خالص منافع کمایا. کیسے مہمان حکمران تھے جنہوں نے پاور پالیسی بنائی اور ان کمپنیوں سے معاہدے کیے. اس مہنگی بجلی نے عوام اور معاشیت کی کمر توڑ دی. یہ غالباً معاہدے آئی پی پی سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے, جسے عام شہری جو اس وقت بجلی کا یونٹ 20 روپے ہونا چاہیے تھا, اگر پانی سے بنتا, سورج سے بنتا یا پاکستانی کوئل سے بنتا, جسے آپ 66 روپے یا 56 روپے دے رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. تو آئی پی پی اسکینڈل ادھر, شوگر مافیا اسکینڈل ادھر, گندم مافیا ادھر, کمیشن مافیا ادھر. الیکشن میں بعض پی ٹی آئی کے مسلم لیگ نون کے ایم این اے جو شیخو پورے سے ہار گئے, انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزام لگائے رزلٹ بدلنے کے, کہ رات کو بدلائے گئے. اور اس موقع پر آخر میں شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں اور نواز شریف کے قریب ترین رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم حکمران خود کو مزید طاقتور کرنے کے لیے آئین کے متصادم تنظیم کرتے ہیں. اس سے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوتا ہے, یعنی کہ وطن عزیز پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اگر جو آپ عوام کے مفاد کے خلاف اور انصاف پر کاری ضرب لگانے کے لیے ترمیم کرتے ہیں. جیسے
کیونکہ پہلے تھا کہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتا تھا، چیف جسٹس بنتا تھا تو منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، انہیں روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، وہاں نقاب پوشوں نے MPMN کو اغوا کیا، کچھ خرید و فروخت کے بھی مبینہ الزامات ہیں، اور اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی، پھر منصور علی شاہ کا راستہ روک کر انہیں جیا فریدی صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا گیا، اسی کے تحت ہی پھر سرفراز ڈوگر صاحب کو بنایا گیا اور جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بھی بنے۔ ناظرین بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، میٹھی میٹھی محترمہ جو GDA کی رہنما سائرہ بانو، میں ان کا ذکر کر کے اپنا ویلا ختم کروں گا، اور ناظرین آپ سے گزارش ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ہر بات کا جواب دینا شاید میرے لیے ممکن نہیں، لیکن آپ کی رہنمائی، آپ کی رائے سے مجھے ایک سمت ملتی ہے۔ وہ تنقید کریں، آپ کو پسند نہیں آتا کریں، لیکن الفاظوں کا چناؤ اچھا ہو، لیکن آپ کی پازیٹیو تنقید سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ صحافیوں کی صحافی عقل کل نہیں، اسے غیب کا علم نہیں آتا، یہ سورسز ہوتے ہیں، کاؤنٹر چیک کرتا ہے۔ صحافی کا بنیادی کام ہی ہر خبر کو کاؤنٹر چیک کر کے بغیر خوف اور لالچ کے آپ تک پہنچانا ہے۔ ہاں آج کل سچ پہنچانا خاصا مشکل ہے، اس پہ درگزر کر دیں، مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر، سائرہ بانو کہتی ہیں حالات کو دیکھیں تو صرف دانتوں والے ڈاکٹر کا کلینک بچا ہے۔ سائرہ بانو GDA کی رہنما جو سابق MNA کہتی ہیں حالات کو دیکھیں تو صرف دانتوں والے ڈاکٹر کا کلینک بچا ہے جہاں آپ آزادی سے اپنا منہ کھول سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اگر دانت میں تکلیف ہو گئی، روٹ کنال کرائی یا دانت نکلوایا تو وہاں آزادی سے دانت کھول لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی جو دانت کی پرابلم ہے، دانت کی تکلیف بڑی بری ہوتی ہے تو اس پہ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات سائرہ بانو نے جو کہی کہ حالات دیکھیں تو صرف دانتوں والے ڈاکٹر کا کلینک بچا ہے جہاں آپ آزادی سے اپنا منہ کھول سکتے ہیں۔ ویسے اسی لیے میں آپ کو محدود اور لمیٹڈ سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی آفت سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، ظالموں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، انصاف پسند کی ہو، جو اپنی ذات کی بجائے ملکی مفاد کو، پاکستان کی عوام کو ترجیح دے، پھر ہی قائد اعظم کا پاکستان بنے گا۔ میرا بھی قائد ہے، آپ کا بھی قائد ہے، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔